हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सिविक्स सेकंड चैप्टर इक्वेलिटी सोशल साइंस का, आपके बुक टुगेदर विद इवोल्यूशन वी एंड वाल सोशल साइंस। ओके, तो इसमें हम देखते हैं इक्वेलिटी में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे की एस्पेक्ट्स, यानी सबसे पहले की एस्पेक्ट्स में क्या है कि इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में की पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिया गया वो इक्वल राइट टू वोट्स, यानी हम इसके अंदर इक्वल राइट जो है वोट का उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल आइडेंटिफाइड constitutional provision for equality, the process of decision making, challenges before democracy। यानी कंप्लीटली अगर आप ये चैप्टर देखेंगे तो ये इक्वेलिटी के बारे में, जिसके अंदर आपके डिफरेंट जो राइट्स हैं इक्वेलिटी के लिए वो आपको बताए गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के उसके इंपैक्ट्स हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट्स कर रहा है और क्या क्या चैलेंजेस हमारे डेमोक्रेसी के सामने आ रहे हैं, वो सब के सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी चैप्टर में जो स्टार्टिंग की गई वो किस चीज़ है, यानी इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी हम डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें तीन जो पिलर्स हैं, तीन सबसे मेन पिलर हैं। एक है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सेकंड रिजोल्यूशंस एंड डिस्प्यूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। करें इक्वलिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी आपका सेंट्रल फीचर है डेमोक्रेसी का। यानी किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपके ये तीन फीचर होने बहुत जरूरी है। एक तो पार्टिसिपेशन होना जरूरी है पीपल्स का, दूसरा वहां पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका सबका रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट्स जो है उन सबका रिजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इक्वलिटी और जस्टिस होना वहां पे जरूरी है, तभी आपकी कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी। ओके, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इक्वलिटी के बारे में। देखिए, इक्वल राइट टू वोट्स क्या होता है। इंडिया के अंदर क्या है, इन इंडियन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स अबव एज 18 ईयर्स हैव गिवन राइट टू वोट्स। जितने भी सिटीजन्स है हमारे 18 साल से ऊपर की उम्र के, यानी 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, 18 साल से ज्यादा उम्र के, उन सभी को राइट टू वोट दिया गया है। ओके, और ये राइट टू वोट देते समय किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड एंड एजुकेशन, यानी नस्ल, जाति, वंश और आपकी शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर, यानी इस तरह से कोई भी आपका भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति हो, भारत का सिटीजन हो, 18 साल से ज्यादा की उम्र हो, उसको राइट टू वोट है, वो वोट डालने का अधिकार रखता है और उसके पास मताधिकार आपका रहेगा। ओके, ये जो सिचुएशन है इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी हर नागरिक भारत का 18 साल से ऊपर के जो भी हैं वोट डालने का मताधिकार रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, ये हर जितनी भी डेमोक्रेसी जब वर्ल्ड में उन सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा। ब्रिटेन क्या है कि मदर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी है, यानी ब्रिटेन ही ऐसा देश है जहां से आज जो वर्ल्ड में मॉडर्न डेमोक्रेसी वो सभी वहीं से ओरिजिनेट हुई है आपकी। ठीक है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ आपका मॉडर्न डेमोक्रेसी का, ब्रिटेन के अंदर। तो कह रहे हैं ब्रिटेन के अंदर मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या आपका मदर है, लेकिन उसके बाद भी वहां पे जो राइट्स टू वोट है वो वुमेन को 1928 में दिया गया, बहुत लेट आके। इससे पहले उनके बाद जो डेमोक्रेसी बनी है उन कंट्रीज ने भी राइट टू वोट्स दे चुके थे अपनी वुमेन्स को, सिटीजन्स को, लेकिन इंग्लैंड के अंदर आपका 1928 में दिया गया राइट टू वोट, किनको, वुमेन्स को, महिलाओं को। ओके, इसके अलावा देखिए अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसके अलावा और कौन कौन सी इक्वालिटीज है जो हमारी सोसाइटी के अंदर मिलती हैं। कह रहे मेनी पीपल एंजॉय द राइट टू वोट्स, कह रहे बहुत सारे पीपल्स आपके एंजॉय कर रहे हैं राइट टू वोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको आपने राइट टू वोट दे दिया, बट देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस इंडिकेट, लेकिन उनकी जो वर्किंग और जो लिविंग कंडीशन है वो इंडिकेट करती है ग्रोस इनइक्वालिटी, जो आपकी इनइक्वालिटी असमानता जो फैली हुई है आपकी सोसाइटी के अंदर उसके बारे में बताती है। ओके, और इनइक्वालिटी जो इंडिया में वो किस किस प्रकार से दिखेगी। एक तो आपकी कास्ट एंड क्लास सिस्टम मिलती है, कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, यानी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे कास्ट, जाति और वर्ण व्यवस्था के आधारित पर होती है। जैसे पुराने समय हमारे यहाँ पे होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे। कहीं ना कहीं आज भी हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं और आज भी हमारे यहाँ पे कास्टिज्म और क्लासिज्म बहुत ज्यादा है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं रिलीजन्स बेस पे इनइक्वालिटी, यानी धर्म के अनुसार भी हमारे पास बहुत सारी इक्वालिटी असमानताएं हैं। हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, ये सारे के सारे हमारे देश के अंदर रिलीजन पाए जाते हैं और इतने सारे रिलीजन होने के बाद भी हमारे पास इनइक्वालिटीज है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी भी देखने को हमें मिल जाती है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में। ठीक है, तो लड़का लड़की में भी हम बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, जिसको हम जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी व्यक्ति की हमें उसकी जो डिग्निटी उसको खत्म नहीं करना चाहिए। नोबडी कैन डिजर्व ट्रीटेड अनइक्वलिटी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपका अनइक्वल ट्रीटिंग डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि सेम डिग्निटी और सेम रिस्पेक्ट वह डिमांड करता है, उसको भी जो बाकी को जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाती है उसको भी वो सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहिए। अगर इंडिविजुअल्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, अगर कभी ऐसा होता है आप इंडिविजुअल्स प्रत्येक को आप इक्वल ट्रीट नहीं करते तो उससे उसकी डिग्निटी जो वो वोलेट हो जाती है, और डिग्निटी वोलेट होने के बाद आपका जो समाज के अंदर है, सोसाइटी के अंदर जो आपको डिस्क्रिमिनेशन और उसके इंपैक्ट्स दिखाई देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन आपके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, या फिर अनटचेबिलिटी के रूप में हो सकते हैं, या फिर एनी अदर फॉर्म्स में हो सकते हैं। ओके, देखिए
इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी जाति के आधार पर भेदभाव क्या होता है आपका, कास्ट के आधार पर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर है। कह रहे नॉट ओनली अनफेयर बट आल्सो अनजस्ट, कह रहे ये बहुत ही आपका अनफेयर तो है ही, साथ में अनजस्ट है, यानी ये सहनीय नहीं है हमारे लिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, जातिगत व्यवस्था हमारे यहाँ पे भेदभाव किया जाए किसी के साथ। कॉन्ट्राडिक्स द इनहेरिट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो इक्वलिटी एंड जस्टिस का जो हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, यानी वो समाप्त हो जाता है आपको, जो कि हमने मेंशन किया था कहाँ पे, हमारी प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि हम इक्वलिटी एंड जस्टिस के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या हम अपने लोगों को देंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे प्रिंसिपल्स थे उनको ये डिसमिस कर देता है, एक तरह से उनको नष्ट कर रहा है धीरे धीरे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीज इंडियंस, हमारे जितने भी इंडियंस हैं उन सबकी जो इक्वलिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बिलीफ, रीजन एंड लैंग्वेजेस, हम हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक जो है उसको इक्वली ट्रीट करेंगे, इक्वली अपॉर्चुनिटी देंगे हर चीज के, कोई भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बिलीफ, जेंडर, रीजन एंड लैंग्वेजेस, यानी जाति, वंश, धर्म, विश्वास, परंपरा जो आपकी करते हैं उसके आधार पे, लिंग, क्षेत्र, भाषा, ठीक है, इन सब के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी चीज के लिए। इंडियन जो सोसाइटी है आपकी, भारतीय जो समाज हमारा वो मल्टी लैंग्वेज है, यानी कई तरह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है, मल्टी रिलीजियस भी है, एक से ज्यादा हमारे पास रिलीजन भी है, एंड मल्टी कल्चरल है, और कल्चर भी हमारे यहाँ बहुत से ज्यादा पाया जाता है। तो क्या कि नो प्लेस फॉर इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो हमारे यहाँ पे कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए इनइक्वलिटी के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के लिए, क्योंकि इट डैमेज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इसकी वजह से क्या होता है, आप किसी भी देश की आपकी जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो आपकी समाप्त हो जाती है, आपकी एकता अखंडता में खतरा आ जाता है। वी नीड टू एनकरेज द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, हमें जो हमारी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, कमजोर जो वर्ग है, जो पीछे छूट गए, उनको भी क्या है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए उनको भी इनकरेज करना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो विषय है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशल जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा आपका हो सके। देखिए इफेक्ट क्या क्या होते हैं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपका क्या डिप्रेवेशन होता है, लॉस होता है, बहुत सारा नुकसान आपको होगा, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है सोसाइटी के रूप में नुकसान हो सकता है, इकोनॉमिकली आपकी देश के अर्थव्यवस्था नुकसान हो, मेंटल ब्लॉक, मानसिक जो रहती है वो परेशानियां बढ़ जाती है, ह्यूमिलिएशंस बढ़ जाता है आपका, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना उत्पन्न होती है लोगों के बीच में आपस में, ठीक है, एस्केपिज्म्स आपका आ जाता है यहाँ पे, ओके, यानी इसके बाद हम बात करें लो सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है लोगों की, कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों में, कॉन्फिडेंस कमी होती है, पुअर परफॉर्मेंस देते हैं लोग इसकी वजह से, क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, एंगर्स एंड डिसैटिस्फैक्शंस लोगों के अंदर देखा जाता है, यानी ये सारे के सारे आपके इफेक्ट्स डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये चीज आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगी, ठीक है, किसी भी कंट्री में तो डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, अदरवाइज ये रिजल्ट आपको बहुत सामने दिखाई देंगे सारे के सारे, ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं मैनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी के बारे में। तो कह रहे कि 1999 में 1999 में एक जर्नलिस्ट थे पी सेननाथ, ओके, तो ये जो जर्नलिस्ट है इन्होंने कई सारी अपनी स्टोरीज लिखी, न्यूज रिपोर्ट्स लिखी न्यूज़पेपर में अनटचेबिलिटी के बारे में, एक के बाद एक इन्होंने, और जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से आज भी अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे स्टिल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया में अब भी जारी है। तो इसमें क्या क्या उन्होंने दिया, देखिए एक उन्होंने बताया कि एट टी स्टॉल्स कप्स आर केप्ट सेपरेटली फॉर दलित्स एंड अदर, कह रहे कि आज भी चाय की दुकानों पर जो दलित्स और जो अन्य जो अनटचेबल्स होते हैं उनके लिए कप्स अलग रखे जाते हैं। बार्बर्स रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स, कह रहे दलित जो क्लाइंट्स होते हैं बार्बर्स उनको क्या है आपका सर्व करने से मना कर देते हैं, अपनी सेवा देने से मना करते हैं। दलित स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम में दलित स्टूडेंट्स को अलग से बिठाया जाता है। दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड ए हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेशन, यानी शादी के अंदर दलित जो ग्रूम्स होते हैं उनको घोड़े पे भी नहीं बैठने दिया जाता, इनको घोड़ा यूज करने नहीं दिया जाता। कह रहे इस प्रकार की बहुत सारी उन्होंने स्टोरीज लिखी, बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ पे आज भी अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है सोसाइटी के अंदर। यानी एक तरह से इन्होंने गवर्नमेंट का और लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया इस चीज के ऊपर, आजादी के इतने साल बाद भी हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन इस कदर फैला हुआ है, जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन और अनइक्वलिटी हमारे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं की जाएगी, ओके। इसके अलावा देखिए टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कॉमन मास टुवर्ड द सोशल प्रॉब्लम, ये सब इन्होंने इसलिए क्या था कि जो हमारी जो आम जनता है वो सारी इस तरफ ध्यान दे सके और ये जो अनटचेबिलिटी या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से इसको खत्म किया जा सके। गवर्नमेंट आल्सो मेकिंग कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और सरकार ने भी काफी सारे कंसंट्रेटेड यानी ठोस कदम उठाए आपके इस सेक्शन जो ये जो आपका समाज का जो वर्ग था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप, तो किस प्रकार के गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए उनके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो देखिए सबसे पहले रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट ने क्या किया कि सरकार ने उनको रिजर्वेशन दिया, आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई सरकारी जॉबों में, ठीक है, जो सरकारी जो नौकरी थी उनके अंदर। इसके अलावा देखिए शेड्यूल कास्ट को आपको 15% का दिया गया, शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं जनजाति जो होती है उनको 7.5 और अदर जो बैकवर्ड क्लासेज है उनको 27% का रिजर्वेशन दिया गया। एक तरह से उनको भी आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया, शुरुआत की गई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड अदर बॉडीज,
यानी हमारी जो लोकसभा, विधानसभा ये सब थी, इनके अंदर भी इनको रिजर्वेशन दिया गया, जितनी भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी उनके लिए सीट्स रिजर्व, यानी शिक्षण संस्थानों में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको कुछ सीटें देगी ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें, देश में कुछ योगदान हो सके। ओके, प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो कमजोर वर्ग जो था आपका, उसके लिए ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स, उसके लिए क्या है, ग्रांट्स चलाई और कुछ स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्था की गई उनके लिए। ठीक है, लॉन्चिंग द वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में क्या वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है जिससे वो रोजगार पैदा कर सके, इस प्रकार की ट्रेनिंग्स के सेशंस लगाए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपना एक रोजगार जनरेट कर सके अपने इलाके के अंदर। ओके, इसके बाद देखिए इक्वेलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी को किस प्रकार से डिफाइन किया गया और क्या क्या चीजें बताई गई। तो इक्वेलिटी जो है इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी आपकी क्या है कि आपकी जो डेमोक्रेसी उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ऑल द सिटीजन्स मीन्स, इक्वेलिटी का मीन क्या होता है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ कंट्री ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी को समान ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। लॉ इज सेम फॉर ऑल, यानी कानून सबके लिए समान है, रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन स्टेटस, किसी भी व्यक्ति के स्टेटस से ऊपर है कानून आपका। एंड दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, इसको हम रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मीन्स, इसका क्या मतलब है आपका कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बढ़कर नहीं है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है, कोई भी हो। नो डिस्टिंक्ट बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए कानून के सामने। अगर किसी ने क्राइम किया है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट का ऑफिशियल अधिकारी हो या कोई आम नागरिक हो, सबको बराबर की सजा होगी। सेम जो कानून प्रोविजन है सेम कानून उस पर लागू होगा, कोई अलग से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अकॉर्डिंग टू द एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, क्योंकि कानून की नजर में सभी भारतीय सिटीजन जितने सबके सब आपके कानून की नजरों में समान है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट टू इक्वलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपका दिया गया आर्टिकल 14 to 18, हमारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मूलभूत जो अधिकार है, उनके अंदर अनुच्छेद 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 to 18 जो लिखे गए उनके अंदर आपके राइट टू इक्वलिटी दिए गए। आर्टिकल 14 आपका क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, ये आपकी बात कही गई आर्टिकल 14 के अंदर। उसके बाद बात बताई गई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, रिलीजन, रेस, नस्ल, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान के आधार पर, इन चीजों के आधार पर किसी भी प्रकार का आपका किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, गवर्नमेंट जॉब्स हो या गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान हो, सब में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सभी को, ये आर्टिकल 16 में बोला गया है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यही बात हमारे आर्टिकल में लिखी गई 17, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी की अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता जो है, छुआछूत जो उसका आपका अंत कर दिया गया है। एंड आर्टिकल 18 हमारा बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियां जो दी जाती थी, जैसे पहले हमारे होते लॉर्ड होते थे अंग्रेजों के जो होते थे, उसके समय राय बहादुर भी होते थे, टाइटल्स दिए जाते थे उनको, ठीक है, राजा की उपाधि होती थी, महाराजा की उपाधि होती थी, ये सारे जो टाइटल्स होते जो नाम के आगे लगाए जाते थे, ये सब के सब आपके हटा दिए गए थे, यानी अबोलिशन कर दिया गया था, क्योंकि हर नागरिक आपका बराबर है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इस वजह से ये सारे के सारे आपके आर्टिकल्स जो हैं आपके दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा देखिए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन ऑल द फॉर्म्स, यानी छुआछूत जो आपकी हर प्रकार से इंडिया के अंदर आपकी अनटचेबिलिटी को भुला दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस, और संविधान में अनटचेबिलिटी की छुआछूत का आपका एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध माना गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप की जो इक्वलिटीज हैं हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, उनके बारे में। तो यूएसए के अंदर आप देखेंगे तो अफ्रीकन और अमेरिकन वर सब्जेक्टेड टू लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन इन द साउदर्न स्टेट्स। ओके, तो यूएसए में क्या है कि आपका जो होता क्या बोलते हैं अफ्रीकन और अमेरिकन जो होते हैं वो उनमें लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन था, काफी भेदभाव, गोरे और काले का उनमें भेदभाव चलता था साउदर्न स्टेट्स, जो साउदर्न जो स्टेट्स है आपके वहां पे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लंबे समय के बाद वहां पे इनइक्वलिटी, इनके साथ स्ट्रगल चला इनइक्वलिटी के खिलाफ, और वहां की गवर्नमेंट ने इक्वल राइट्स दिए उसके बाद अफ्रीकन को भी और अमेरिकन को भी, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने। इसके बाद दूसरा केस हमें दिया गया साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में भी क्या है कि वहां पे भी आपका ब्लैक जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसके ऊपर व्हाइट जो माइनॉरिटी है, जो कम जनसंख्या में, उनका राज चलता था पहले, ठीक है। सारे के सारे बेसिक जो राइट्स थे उन्हीं को दिए जाते थे, ब्लैक्स को कुछ भी नहीं जाते थे, वहां के जो मूल निवासी थे, जो काले लोग थे, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। ओके, तो ये गोरे और काले का भेद आपका साउथ अफ्रीका में चलता था, जिसको वहां पे भी क्या है काफी लॉन्ग टाइम के स्ट्रगल के बाद वहां पे इक्वल राइट्स दिए गए आपके ब्लैक्स एंड व्हाइट दोनों पीपल्स को। ये सब वहां पे जो चला वो लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला,
वहाँ के जो फेमस आपके लीडर रहे नेल्सन मंडेला हैं, जिनकी लीडरशिप में ये सब स्ट्रगल किया गया। नेल्सन मंडेला वाज गिवन द लाइफ इम्प्रिजमेंट इन 1964, यानी 1964 में उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। एंड ही अपोज द अपेरेटाइड रिजिम इन साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपोज किया, यानी उन्होंने विरोध किया था इस गोरे काले भेद का साउथ अफ्रीका के अंदर। ये अपेरेटाइड सिस्टम था, ये पर्टिकुलरली ऑपरेसिव होता है ब्लैक्स के लिए, यानी काले जो लोग होते हैं उनके लिए जुल्म जो होते हैं ना, एक बहुत ही मतलब दर्दनाक जैसा, यानी बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्म ढाए जाते थे एक तरह से। उनको जहाँ पे जो व्हाइट जो कम्युनिटी थी उसमें जाने नहीं दिया जाता, जिस ट्रेन में वो जाते थे उस ट्रेन में उनको घुसने नहीं दिया जाता, उस गली से नहीं जाने दिया जाता, यानी जहाँ व्हाइट कम्युनिटी होती थी वहां पे ब्लैक्स को आने ही नहीं दिया जाता था बिल्कुल भी। एक तरह से समाज के अंदर उनको भुला दिया गया था व्हाइट पीपल्स के द्वारा। ओके, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ट्रेन, बस, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, इसके अलावा बीच, पूल्स, थिएटर, इन सब जगह पे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी ब्लैक्स के लिए, और व्हाइट्स के लिए अलग से बीच, पूल्स सब होते थे, और ब्लैक्स के लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। यानी अलग से क्या, या तो होती थी तो उनको भाई कहीं कोने में बैठा दिया जाता था, या बिल्कुल कहीं बिल्कुल बाहर ही रखा जाता था, या फिर बिल्कुल ही उनकी एंट्री बैन होती थी। यानी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहां पे चलता था गोरे और काले के बीच में। अब देखो कह रहे कि मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 1994 में 26 अप्रैल को क्या हुआ कि द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। यानी वहां पे फाइनली क्या हुआ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन आपका चला हुआ था, फाइनली ये क्या है आपका समाप्त कर दिया गया 26 अप्रैल 1994 को। और फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टीनेशनल रेशनल सिस्टम, मल्टीनेशनल जो रेशनल सिस्टम जो था आपका, उसकी फॉर्मेशन की गई, यानी गवर्नमेंट जो बनी अब आपकी, उसमें मल्टी रेशनल पर्सन जो थे, यानी गोरे और काले सबको मिला के नई गवर्नमेंट बनाई गई। ओके, और आपका जो ये अपेरेटाइड सिस्टम था वो आपका समाप्त कर दिया गया वहां के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या हमारी डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या जो चैलेंज है। तो कह रहे हैं इंडिविजुअल्स ऑफ एनी नेशंस ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेंड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी देश में डेमोक्रेसी का आइडिया जो स्प्रेड जो है आपके एक्सपेंड जो हो रहा है वो बहुत ही आइडियल होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपके सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, सबको आप इक्वली ट्रीट कर पाते हैं। दे स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल्स, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं हर व्यक्ति को हमारा इक्वल ट्रीट करने के लिए। यानी डेमोक्रेसी का आपका मीनिंग ये होता है कि आप अपनी जो सिटीजन्स हैं उन सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दें, इक्वल ट्रीट करें, सबके साथ एक समान जैसा व्यवहार हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना या भेदभाव ना किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपकी एजुकेशन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ओके, रिलीजन्स ये जो है आपके इन बेसिस पे, यानी धर्म, जाति, आपका लिंग, नस्ल भेद ये जो है, और इसके अलावा क्या होता है आपका जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही आपका डेमोक्रेसी का रियल प्रिंसिपल होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव ए नाइस डे।